दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे यूपी बोर्ड के 7वीं कक्षा के भूगोल पृथ्वी और हमारा जीवन का अध्याय 1 पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इस अध्याय में आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी के अंदर की परतें और उनकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानेंगे। अंत में हम इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं यूपी बोर्ड के 7वीं कक्षा के भूगोल पृथ्वी और हमारा जीवन का अध्याय 1 पृथ्वी की आंतरिक संरचना। दोस्तों हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ऊपर से ठंडी, ठोस और कठोर दिखाई देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये अंदर से कैसी है? तो इसके बारे में आइए जानते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि लगभग 5 अरब वर्ष पहले हमारे सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम की उत्पत्ति हुई थी और हमारी पृथ्वी भी सौर मंडल के 8 ग्रहों में से एक है। उत्पत्ति के समय पृथ्वी जो है गर्म गैसों और धूल के कणों से बनी आग के दहकते गोले के समान थी। करोड़ों वर्ष बाद पृथ्वी का वायुमंडल बना और घनघोर वर्षा के फलस्वरूप धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी हुई, लेकिन पृथ्वी आज भी अंदर से गर्म है। आइए करके देखते हैं। तो एक प्रयोग करके देखते हैं कि कैसे ये माना जाए कि पृथ्वी आज भी अंदर से गर्म है। देखिए, गोरसी में कुछ उपले या कंडे रखकर जलाइए। कंडी जल जाने के बाद ठंडी होने पर उसके ऊपर राख दिखाई देगी। अब एक लोहे की पतली लंबी सलाई राख के अंदर डालिए। 2 मिनट बाद सलाई निकालकर अनुभव कीजिए, आपको सलाई गर्म लगेगी। ऊपर से ठंडी दिखने वाली आग के अंदर गर्मी बनी हुई है। ठीक इसी प्रकार हमारी पृथ्वी के ऊपर से ठंडी और कठोर होने के बावजूद आज भी अंदर से गर्म है। और यहाँ पर आपको चर्चा करना है कि चर्चा कीजिए, अगर पृथ्वी ठंडी न होती तो क्या होता? तो आप जान लीजिए दोस्तों, अगर पृथ्वी ठंडी न होती तो इस पर जीवन नहीं होता। दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है? तो हमारी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, आंतरिक बनावट है, उसकी तुलना प्याज से की जा सकती है। पृथ्वी में भी प्याज की तरह कई परतें हैं जो भिन्न भिन्न मोटाई की हैं और यदि पृथ्वी को मध्य से आर पार काटें तो देखिए चित्र 1.1 यहाँ पर जो चित्र दिया गया है इसके जैसी संरचना दिखाई देगी। तो आइए पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जो है इसके रूप में देख सकते हैं। जो सबसे ऊपर जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है ये पृथ्वी की भूपर्पटी या सबसे ऊपरी सतह है। उसके अंदर की परत ऊपरी मेंटल कहलाती है। ऊपरी मेंटल के अंदर या नीचे का भाग निचला मंडल कहलाता है। और आप देखिए यहाँ पर जो हल्के पीले और नारंगी कलर का ये भाग है ये बाह्य क्रोड है और जो सबसे पीला कलर है ये लास्ट वाला ये आंतरिक क्रोड कहलाता है। और दोस्तों यहाँ पर आप देखिए गहराई के आधार पर जो इसका हमारी पृथ्वी के अंदर की जो परतें हैं उनको कैसे दर्शाया गया है। तो भूपर्पटी की गहराई दोस्तों 0 से 35 किलोमीटर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऊपरी मेंटल 35 से 700 किलोमीटर गहराई पे है। निचला मेंटल 700 से 2900 किलोमीटर। और देखिए बाह्य क्रोड जो है ये क्रोड का बाहरी भाग है 2900 किलोमीटर से 5259 किलोमीटर। और आंतरिक क्रोड जो है ये 6371 किलोमीटर और उससे नीचे है। आंतरिक क्रोड जो है 5259 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर नीचे तक है। तो ये आपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना जान लिया। सबसे ऊपरी परत इसकी भूपर्पटी है, उसके नीचे ऊपरी मेंटल, उसके और अंदर निचला मेंटल, उसके बाद बाह्य क्रोड और सबसे लास्ट में आंतरिक क्रोड स्थित है। आइए पृथ्वी की आंतरिक परतों के बारे में जानते हैं कि कैसी है पृथ्वी की आंतरिक परतें। दोस्तों यहाँ पर जानिए कि हमारी पृथ्वी के अंदर जो हैं 3 परतें हैं मुख्य रूप से। एक तो बाह्य परत जिसे भूपर्पटी कहते हैं, दूसरा मेंटल और तीसरा क्रोड। तो मोटे तौर पर हमारी पृथ्वी के अंदर 3 परतें हैं, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। दोस्तों भूपर्पटी या अर्थ क्रस्ट क्या है? तो ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। ये पृथ्वी की सबसे पतली ठोस परत है। भूपर्पटी की मोटाई विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। समुद्र की तलहटी का निर्माण करने वाली भूपर्पटी प्रायः
4 से 7 किलोमीटर मोटी होती है, जबकि महाद्वीपों की भूपर्पटी औसत रूप से 35 किलोमीटर तक मोटी होती है। कुछ पर्वतों के नीचे इसकी मोटाई 70 किलोमीटर तक भी है। चट्टानें और मिट्टियाँ इस भूपर्पटी की सबसे ऊपरी परत का निर्माण करती हैं और इसमें दोस्तों सिलिका यानी एसआई और एल्यूमिनियम यानी एल पदार्थों की अधिकता के कारण जो ऊपरी परत है भूपर्पटी, इसको इन दोनों नामों के जो संकेताक्षर हैं एसआई और एल यानी सिलिका और एल्यूमिनियम के संकेताक्षर को मिलाकर सियाल कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भूपर्पटी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। इसकी मोटाई जो है समुद्रीय क्षेत्रों में, समुद्र की तलहटी में प्रायः 4 से 7 किलोमीटर, जबकि महाद्वीपों में इसकी मोटाई 35 किलोमीटर तक है। और दोस्तों यहाँ पर चट्टानें और भूपर्पटी मिट्टियाँ जो हैं ये बाहरी परत का निर्माण करती हैं और इस परत में सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता के कारण इस परत को सियाल कहते हैं। मेंटल के बारे में जानते हैं तो भूपर्पटी के नीचे एक बहुत अधिक मोटी परत पाई जाती है जिसे मेंटल कहते हैं। मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। तो ये आप जान लीजिए दोस्तों, मेंटल में चट्टानें पिघली अवस्था में पाई जाती हैं और ये भूपर्पटी से एक सीमा तक अलग की गई है और जिसे इसके खोजकर्ता वैज्ञानिक मोहोरोविक के नाम पर मोहो असांतत्य या मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। मेंटल का ऊपरी भाग जो है वो दुर्बलता मंडल यानी एथनोस्फीयर कहा जाता है। इसका विस्तार लगभग 400 किलोमीटर की गहराई तक है और ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो लावा धरातल पर आता है उसका स्रोत दुर्बलता मंडल है। मेंटल का ऊपरी 700 किलोमीटर तक का भाग ऊपरी मेंटल और शेष भाग निचला मेंटल कहलाता है। दोस्तों यहाँ पर मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम पदार्थों की अधिकता के कारण इस परत को सीमा कहा जाता है, जो कि सिलिका के एसआई और मैग्नीशियम के एमजी पदार्थों को मिलाकर सीमा परत बना है। तीसरा महत्वपूर्ण परत जो है वो क्रोड है यानी कोर, और ये पृथ्वी का सबसे आंतरिक या भीतरी भाग है जिसे क्रोड कहते हैं। दोस्तों क्रोड और मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है, जहाँ से बाह्य क्रोड शुरू होता है। क्रोड परत भी दो भागों में विभाजित है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। क्रोड भारी पदार्थों मुख्यतः लोहे और निकिल से बना है और भारी धातुओं जैसे निकिल और लोहे से बनी होने के कारण इसको निफे, निकिल का या नाई और फेरस का या फी, इसको निफे परत कहते हैं। दोस्तों भूपर्पटी और मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल बनाते हैं और इसको लिथोस्फीयर कहते हैं। इसकी मोटाई 10 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के बीच होती है। तो याद रखिएगा भूपर्पटी और मेंटल का ऊपरी परत जो है ये लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। अब आइए शैल के बारे में। शैल को इंग्लिश में रॉक्स कहा जाता है। दोस्तों शैल या चट्टान जो हैं वो खनिजों के मिश्रण से बना पदार्थ होता है। ये विभिन्न आकृतियों, आकारों और रंगों में पाई जाती है। ये पत्थर की तरह कठोर और मिट्टी और रेत की तरह मुलायम भी हो सकती है। और आपने देखा होगा कि जिस घर पर आपकी माँ जिस सिलबट्टे का प्रयोग मसाला पीसने के लिए करती है वो पत्थर का होता है। आप छोटी कक्षा में जिस स्लेट पर लिखते रहें वो भी पत्थर की बनी होती है। और आपके गांव के लोग जिस खेत भूमि पर खेती करते हैं ये सभी चट्टानों के अलग अलग प्रकार है। देखिए यहाँ पर एक आपको जो है सोचने के लिए प्रश्न दिया गया है कि चट्टानें सबसे पहले कैसे बनी होंगी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, चट्टानें सबसे पहले ज्वालामुखी से निकलने वाले तत्वों और तरल पदार्थों के ठंडा होकर जमने के फलस्वरूप बनी होंगी। दोस्तों निर्माण के आधार पर जो शैलें यानी रॉक्स हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय शैलें, देखिए आग्नेय शैल, अवसादी शैल और रूपांतरित शैल। तो आइए सबसे पहले आग्नेय शैल के बारे में जानते हैं। दोस्तों देखिए आग्नेय जो है लैटिन शब्द इग्निस का रूपांतरण है और इग्निस का अर्थ आग होता है। और यहाँ पर जो चित्र आपको दिखाया गया है यहाँ पर ज्वालामुखी का, इसको आप देख सकते हैं कि शैलों के निर्माण की प्रक्रिया, इस चित्र में आप उड़ती हुई राख और धुआं जैसे पदार्थ को देख सकते हैं। और आग्नेय शैलों की रचना इन्हीं भूगर्भ से निकलने वाले तत्वों और तरल पदार्थों के ठंडा होकर जमने से होती है।
ये तरल पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भागों में गर्म और पिघले हुए रूप में रहते हैं और इसको मैग्मा कहते हैं। तो यहाँ पर ये गर्म और तप्त पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है, जो है ज्वालामुखी के मुख से निकलता है। जब ये मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर पहुँचता है तो इसे लावा कहा जाता है। जब यहाँ पे निकलता है तो लावा कहते हैं। और ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो और डायोराइट आग्नेय शैल के प्रमुख उदाहरण हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी का 2/3 भाग दोस्तों ये आग्नेय शैलों से बना है और आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं चट्टानों से अन्य चट्टानों का निर्माण होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं दोस्तों कि आग्नेय जो चट्टानें हैं वो प्रारंभिक चट्टानें होती हैं। ये लैटिन शब्द इग्निस से बना हुआ है। और आप जान लीजिए कि जब तरल पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग में गर्म और पिघले रूप में रहते हैं तो ये मैग्मा कहलाते हैं। जब ये पृथ्वी के धरातल पर पहुंचते हैं तो लावा कहे जाते हैं। और यही जो पदार्थ हैं वो ठंडे होकर ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो और डायोराइट आग्नेय शैल का निर्माण करते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों आग्नेय शैलों की प्रमुख विशेषताओं को। तो आग्नेय शैलें कठोर होती हैं, इनका अपरदन कम होता है। ये शैल रवेदार और दानेदार होती है। इन शैलों में परत नहीं पाई जाती। आग्नेय शैल में जीवाश्म नहीं पाए जाते। आग्नेय शैल का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से है और आग्नेय शैलों में सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक आदि खनिज मिलते हैं। यहाँ पर देखिए एक प्रश्न है कि चर्चा कीजिए आग्नेय शैलों में जीवाश्म क्यों नहीं पाए जाते। तो अभी अभी आपने पढ़ा है कि आग्नेय शैलों की रचना भूगर्भ से निकलने वाले गर्म और पिघले हुए तरल पदार्थ यानी मैग्मास के ठंडा होकर जमने से होती है, इसलिए इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अब आइए तीसरे प्रकार शैलों के परतदार या अवसादी शैल यानी सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों आपने बरसात में बहते पानी को देखा होगा। पानी के साथ कंकड़, मिट्टी, पेड़ पौधों की पत्तियां तेजी से बहती हैं। जब पानी का बहना बंद हो जाता है तो नालियों, सड़क के किनारों और गड्ढों में कंकड़, मिट्टी, पेड़ पौधों की पत्तियां, घास जमीन पर जमे हुए दिखाई देते हैं। और इसी प्रकार परतदार शैलों का निर्माण अवसाद या मलबा के जमा होने के कारण होता है। दोस्तों शैलों के छोटे छोटे कणों को बहता पानी या हिमानियाँ जो हैं अपने साथ बहाकर या उठाकर ले जाती हैं। उन्हें समुद्र के तल या भूभाग पर परतों में जमा करती हैं और इन जमी परतों की मोटाई हजारों मीटर में होती है। आप यहाँ पर अवसादी शैल के निर्माण को देख सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको कई परतें दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं कई परतें दिखाई दे रही हैं और धरातल के 3/4 भाग में परतदार शैल पाई जाती है। लोयस का जमाव वायु निर्मित परतदार चट्टान का सबसे प्रमुख उदाहरण है और हिमालय पर्वत जो भारत का पहरेदार कहलाता है, इसमें परतदार चट्टानें पाई जाती हैं। बलुआ पत्थर, स्लेट, चूने का पत्थर, कोयला, खड़िया, मिट्टी आदि परतदार जो चट्टानें हैं ये इसी के अवसादी शैलों के उदाहरण हैं। तो आप जान लीजिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये जो शैलें होती हैं इनका निर्माण, जो अवसादी शैल है उसका निर्माण जो है मिट्टी, जल, वायु द्वारा जो है छोटे छोटे कणों के अवसाद यानी जमने से होती है। और यहाँ पर कई परतों में आप अवसादी शैलों को देख सकते हैं। और इसका अनुभव आप इस प्रकार कीजिए, यहाँ पर दिया गया है कि बाढ़ या बरसात का पानी हटने के बाद अपने गांव, कस्बा, नगर की नदी या तालाब के किनारे अपने अध्यापक, अभिभावक के साथ जाकर देखिए। वहां पर नई मिट्टी, कड़ या पेड़ पौधे के टूटे टुकड़े, अन्य पदार्थ जमे हुए दिखाई पड़ेंगे। यही धीरे धीरे परत दर परत के रूप में जमते चले जाते हैं और इसी तरह परतदार शैलों का निर्माण होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चाक या खड़िया मिट्टी, बलुआ पत्थर इस चित्र में दर्शाए गए हैं। परतदार शैलों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं इनको आप जान लीजिए दोस्तों। देखिए परतदार शैल का निर्माण चट्टान, चूर्ण और जीवाशेषों के वनस्पतियों के एकत्रीकरण से होता है, इसलिए परतदार शैल में जीवाश्म पाए जाते हैं। परतदार शैलों में परतें पाई जाती हैं परंतु ये शैल रवेदार नहीं होते हैं। परतदार शैलें प्रायः मुलायम होती हैं जैसे चीका मिट्टी, पंख, लेकिन कुछ चट्टानें कड़ी भी होती हैं जैसे बलुआ पत्थर। परतदार चट्टानों में खनिज तेल, कोयला और अन्य प्रकार के बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। सोचिए अगर परतदार चट्टानें न होती तो कोयला और खनिज तेल कहाँ से मिलता।
दोस्तों अगर परतदार शैल न होते तो कोयला और खनिज तेल नहीं मिल पाता, क्योंकि कोयला और खनिज तेल का जो भंडारण है इन्हीं परतदार शैलों में पाया जाता है। एक क्रियाकलाप है, आसपास के पूजा घरों और दर्शनीय इमारतों को देखिए और बताइए उसमें किस प्रकार की शैलों का जो है किस प्रकार की शैलों का प्रयोग किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसमें ईंट का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले गीली मिट्टी को सांचे में दबाकर कच्ची ईंट बनाई जाती है, फिर कच्ची ईंट को कोयले के ताप द्वारा पकाकर पक्की ईंट बनाई जाती है। आइए रूपांतरित शैल या मेटामॉर्फिक जो चट्टानें हैं उनके बारे में जानते हैं। दोस्तों रूपांतरित शैल इसका रूपांतरण होता है और इसके नाम से पता चलता है कि ये चट्टानें अन्य चट्टानों के रूप परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती हैं। परतदार शैल और आग्नेय शैल में दाब और ताप के द्वारा परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। रूपांतरण की क्रिया के दौरान चट्टान का संगठन और रूप रंग बदल जाता है, लेकिन चट्टान में किसी प्रकार का विघटन या वियोजन नहीं होता है। उदाहरण के लिए कच्ची मिट्टी से ईंट बनाना, और कच्ची मिट्टी से ईंट हमने अभी चर्चा किया है कि कच्ची मिट्टी से ईंट बनाई जाती है, सांचों में डालकर फिर उसे सुखाया जाता है और पकाकर ईंट बना लिया जाता है। चित्र में आप देख सकते हैं सफ़ेद संगमरमर से ताजमहल को बना हुआ देख सकते हैं। तो आगे आइए देखते हैं दोस्तों यहाँ पर हाँ, देखिए मूल चट्टान और रूपांतरित चट्टान। तो ग्रेनाइट जो है आग्नेय या मूल चट्टान होती है, उसकी रूपांतरित चट्टान नीस है। बालुका पत्थर का रूपांतरित रूप क्वार्टजाइट है। चूना पत्थर से संगमरमर और कोयला से ग्रेफाइट और हीरा जो है रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। अगला है दोस्तों दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक जो ताजमहल है वो सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। आइए जानते हैं रूपांतरित शैलों की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। दोस्तों आप जान लीजिए कि जो रूपांतरित चट्टानें हैं वो ताप और दाब के द्वारा बनती हैं। इन चट्टानों में कठोरता अधिक होती है, जिससे ये चट्टानें जल्दी नहीं टूटती, और ये चट्टानें मूल्यवान पत्थर संगमरमर से लेकर हीरा, नीलम, माणिक जैसे रत्न प्रदान करते हैं। नीचे चट्टानों का महत्व बताया गया है। रिक्त स्थानों में बताइए। मकान और मूर्ति बनाने के लिए बलुआ पत्थर और संगमरमर प्रयोग किया जाता है। और ये किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो ये रूपांतरित चट्टानें हैं। लिखने के लिए चाक, स्लेट और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ये परतदार चट्टानें होती हैं। जलाने के लिए कोयला, ये आपका कोयला रूपांतरित चट्टान होती है। आभूषण यानी हीरा, ये रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। और कृषि के लिए चीका मिट्टी, लावा मिट्टी, लोयस मिट्टी, ये सभी आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से जो है हमने पृथ्वी की परतों और प्रमुख शैलों, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित शैलों के बारे में जाना। अब आइए इस अध्याय से संबंधित जो है महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, ताकि जो 7वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं वो आसानी से इस अध्याय को पढ़ लें और समझ सकें। पहला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक परतों के नाम लिखिए। तो पृथ्वी की आंतरिक परत जो है 3 भागों में विभाजित है। सबसे बाहरी परत भूपर्पटी, दूसरा मेंटल और तीसरा क्रोड है। मेंटल भी 2 परतों, ऊपरी और निचले मेंटल में, और क्रोड भी आंतरिक और बाह्य क्रोड में बटा हुआ है। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी की सबसे अधिक मोटाई कहाँ पर होती है? तो ये सबसे अधिक मोटाई भूपर्पटी की पर्वतों के नीचे होती है, जहाँ कहीं कहीं इसकी मोटाई 70 किलोमीटर तक होती है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी विस्फोट में निकलने वाला लावा कहाँ एकत्रित रहता है? तो ये लावा जो है वो पृथ्वी की सतह पर जमा होता है। अगला प्रश्न है कि आग्नेय शैल की विशेषताएं लिखिए। दोस्तों आग्नेय शैल कठोर होती हैं, अपरदन इसमें कम होता है। ये शैल रवेदार और दानेदार होती हैं। इन शैलों में परतें नहीं पाई जाती हैं, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, और इन शैलों का संबंध ज्वालामुखी क्रिया से होता है, और इसमें बहुमूल्य खनिज सोना, चांदी, अभ्रक आदि मिलते हैं। रूपांतरित शैल कैसे बनती हैं? तो याद रखिएगा, नाम से स्पष्ट है, ये रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन के फलस्वरूप बनती हैं। आग्नेय शैल और परतदार शैल में दाब ताप के द्वारा परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित होने के कारण रूपांतरित शैलें बनती हैं। अगला है, यहाँ कुछ शैलों के नाम दिए गए हैं, उन्हें सही वर्ग में चुनिए। तो दोस्तों आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। तो आप देखिए अभ्रक, बेसाल्ट और ग्रेनाइट।
देखिए ग्रेफाइट, अभ्रक और बेसाल्ट। इसके अलावा अभ्रक, बेसाल्ट, ग्रेनाइट ये आग्नेय शैल के उदाहरण हैं। अवसादी शैलों में आप जान लीजिए दोस्तों, कोयला हो जाएगा, चूने का पत्थर हो जाएगा। कोयला, चूने का पत्थर और बालू जो है ये अवसादी शैलों के उदाहरण हैं। रूपांतरित शैलों में आप जान लीजिए संगमरमर, स्लेट, ग्रेफाइट और हीरा ये रूपांतरित शैलों के उदाहरण हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए सही और गलत का जो है आपको सही गलत बताना है। तो आग्नेय शैल कठोर और रवेदार होते हैं, तो ये आग्नेय शैल हो जाएगा, कठोर और रवेदार होते हैं। और दूसरा है कि परतदार शैलों की उत्पत्ति में नदियों का बड़ा हाथ होता है, बिल्कुल सही है। रूप और गुणों के परिवर्तन से बनी शैल को रूपांतरित शैल कहते हैं। चूने के पत्थर से संगमरमर या कोयला क्या बनता है, तो संगमरमर बनता है। और हिमालय पर्वत किस शैल का उदाहरण है, तो ये परतदार शैल का उदाहरण है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पृथ्वी की ऊपरी परत जो है इसको सियाल या भूपर्पटी कहते हैं। इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है। पृथ्वी की सबसे निचली परत को जो है निफे यानी क्रोड कहते हैं। और चूना पत्थर के रूपांतरण स्वरूप संगमरमर यानी मार्बल बनता है। और मेंटल की ऊपरी परत को दोस्तों दुर्बलता मंडल कहते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो यूपी बोर्ड के 7वीं कक्षा के भूगोल पृथ्वी और हमारा जीवन का अध्याय 1 पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसमें हमने बहुत ही आसान भाषा में पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसकी बनावट किस प्रकार की है, पृथ्वी के अंदर की परतें कौन कौन सी हैं और इसके अलावा प्रमुख शैलों, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में जाना। साथ ही हमने इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व किया जो 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ कंपटीशन यानी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।